नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। ओवरटेक करते समय ट्रोले से भिड़ी कार, 5 दोस्तों की मौत। बेटे होने की मन्नत पूरी हुई तो सालासर दर्शन करने आया था परिवार, सिक्कर में हादसा। दिव्या डील करती रही, नशा कारोबार फैलता गया। सबसे बड़े माफिया की 6 फर्जी कंपनियां, नशीली गोलियां इंजेक्शन राजस्थान भर में पहुंचाया। दस से ज्यादा होटलों ढाबों से पकड़ी अवैध शराब। देर रात को ग्राहकों को पिलाई जा रही थी शराब। 2 आरोपी गिरफ्तार। जयपुर में इंस्टाग्राम फ्रेंड ने किया युवती से रेप। मिलने के बहाने बुलाकर किया दुष्कर्म। अश्लील फोटो से किया ब्लैकमेल। और पत्नी और बच्चों की कुल्हाड़ी से हत्या, शव घर में दफनाए। शक होने पर पड़ोसियों ने की शिकायत। 1.5 महीने बाद हुआ खुलासा। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सिक्कर जिले के फतेहपुर में बीती रात करीब 11 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। फतेहपुर सालासर हाईवे पर सुरभि होटल के पास ओवरटेक करते हुए कार के ट्रॉले से टक्कर हो गई। 5 के शवों को फतेहपुर हॉस्पिटल में मोर्चरी में रखवाया गया है। युवक हरियाणा के फतेहाबाद का रहने वाले थे। परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। हादसे में मरने वालों में फतेहाबाद के बाडरी पालसर के अजय कुमार, जय सिंह जाट और फतेहाबाद के ही गांव भूतन कला के अमित ईश्वर सिंह, संदीप शमशेर सिंह, मोहनलाल राधेश्याम और प्रदीप प्रताप सिंह शामिल हैं। दरअसल हरियाणा नंबर की कार सालासर की तरफ जा रही थी। इस दौरान कार ने बिक्कमसरा के पास आगे चल रहे वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश की। इस दौरान सामने से आ रहा ट्रॉला नहीं दिखा। तेज रफ्तार में कार सामने से आ रहे ट्रॉले से भिड़ गई। जोरदार धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। जानकारी के मुताबिक मृतक अजय के काफी मिन्नतों के बाद बच्चा पैदा हुआ था। करीब 40 दिन पहले उसके लड़का हुआ था। मन्नत पूरी होने पर दोस्तों के साथ सालासर महाराज के धोख लगाने के लिए रविवार शाम 4 बजे करने से पने अपने गांव से निकले थे। बच्चा होने की खुशी में 24 जनवरी को ठसोठन का कार्यक्रम था। अजय के दादा ने उसे ठसोठन के बाद सालासर जाने को कहा था। अजय 4 भाई बहन में सबसे छोटा था। चारों शादीशुदा थे। पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। खुद खेती का काम करता था। मोहनलाल मेडिकल स्टोर भी वो चलाता था। 12 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। उसकी पत्नी 3 महीने की गर्भवती है। वहीं संदीप के पिता की भी कुछ साल पहले सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उसने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। एक छोटी बहन है। माँ और दादा दादी के साथ संदीप भी खेती का काम करता था। अमित के पिता रोडवेज में कंडक्टर थे। कुछ महीने पहले ही बड़ी बहन की शादी की थी। माँ की मौत हो चुकी है। प्रदीप 3 भाई बहनों में सबसे छोटा था। 11वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा था। साथ में मेडिकल की दुकान पर भी काम करता था। माता पिता खेती का काम करते थे। 2 करोड़ रुपए की घूस कांड में पकड़ी गई एसओजी की एएसपी दिव्या मित्तल को जिस ड्रग नेटवर्क को एक्सपोज करना था, वो खास मेहरबानियों के चलते फलता फूलता रहा। छोटे मोटे ड्रग डीलरों को तो जेल में डाला गया, लेकिन राजस्थान के सबसे बड़े ड्रग माफिया का नाम फाइलों के बीच ही दबा रहा। 2021 में पकड़ी गई 16 करोड़ रुपए की नशीली दवाइयों की जांच एसओजी की एएसपी दिव्या मित्तल के अंडर में ही थी। तब दिव्या ने प्रदेश भर में ड्रग रैकेट से जुड़े 27 मुकदमों की फाइल खंगाली। इस जांच में दिव्या मित्तल को पता चल चुका था कि राजस्थान में मेडिकल नशे का नेटवर्क चलने वाला एक मास्टरमाइंड है, सुशील करनानी। उस पर आज तक शिकंजा नहीं कसा गया था। सुशील करनानी की कुंडली खंगालने के लिए मीडिया ने पड़ताल शुरू की। उन 27 मुकदमों की जांच करने वाले पुलिस एसओजी के अफसरों से बात की तो राजस्थान में फैले ड्रग माफिया नेटवर्क का वो काला सच सामने आया जो बेहद खौफनाक है।
वर्ष 2021 और मई महीना राजस्थान पुलिस ने जयपुर और अजमेर में 3 कार्रवाई करके 16 करोड़ की नशीली दवाइयां जब्त की थी। जब जांच एसओजी के पास पहुंची तो वह भी दंग रह गई। महज जनवरी से मई महीने तक 5 महीनों में ही नशीली दवाइयों के 27 से ज्यादा मामले दर्ज हो रखे थे। हर मामले में एक ही शख्स का नाम बार बार सामने आ रहा था। वो था सुशील करनानी, जिसने कभी जेल में बैठकर नेटवर्क की प्लानिंग की और राजस्थान में मेडिकल नशे का सबसे बड़ा सौदागर बन बैठा। इस ड्रग माफिया सुशील करनानी प्रतिबंधित दवाइयों को फैक्ट्री से मेडिकल स्टोर तक पहुंचाने के लिए अपने ड्राइवर, नौकर, मजदूरों के नाम पर कंपनी बनाकर ड्रग लाइसेंस लेता था। फिर उसी फर्म से प्रतिबंधित दवाइयों को पूरे राजस्थान और यूपी में सप्लाई करता था। प्रदेश के हर जिले में फर्जी फर्म बनाकर उसने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बना रखे थे। सुशील करनानी का नेटवर्क इतना खतरनाक है कि पकड़े जाने के डर से मर्डर तक करवा चुका है। एनसीबी यानी कि नेशनल नारकोटिक ब्यूरो और सीएनबी यानी कि सेंट्रल नारकोटिक ब्यूरो को फर्जी फर्म के मालिक का नाम पता लगने पर गिरोह ने अपने नौकर की भरतपुर में हत्या करवा दी थी, ताकि वो नारकोटिक्स के आगे अपना मुंह ना खोल दे। बीकानेर के नोखा निवासी सुशील छगनलाल करनाली ने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई जोधपुर से की थी। इसके बाद उसने बीकानेर में ही मेडिकल की दुकान पर कई सालों तक काम किया, जहां नशे के एडिक्ट युवक बिना डॉक्टर की पर्ची के नशीली दवाइयां खरीदने आते थे। यहां सुशील को नशीली दवाइयों की बिक्री में मुनाफे का खेल समझ में आया। सुशील ने भी नशीली दवाइयां बेचने के धंधे में पैर जमाने की सोची। करीब 15 साल पहले उसने अपने परिवार को सेफ रखने के लिए बीकानेर से नागालैंड शिफ्ट करवाया। सुशील भी कुछ समय असम के जोरहट जिले और नागालैंड में रहा। वहां रहकर उसने दवाइयां बनाने वाली कंपनियों से मेडिकल शॉप तक सप्लाई होने वाली शेड्यूल एच ड्रग के पूरे सिस्टम को समझा। कुछ समय अपने परिवार के साथ रहने के बाद सुशील 2014 में जयपुर आ गया। यहाँ उसने अपने कॉलेज के साथी रहे कमलदीप मौर्य के साथ मेडिकल की दुकान खोली। लेकिन इस दौरान मालवीय नगर थाना पुलिस ने उसे नशीली दवाइयां बेचने के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। दिसंबर 2015 से जनवरी 2020 तक सुशील जेल में रहा। इस दौरान सुशील को समझ में आ गया था कि वह खुद के नाम से मेडिकल दुकान या फर्म बनाकर प्रतिबंधित दवाइयां बेचेगा तो फिर से पकड़ा जाएगा। सुशील ने पैसिफिक फार्मास्यूटिकल और बायोमैक्चर फार्मास्यूटिकल एक ही नाम की दूसरी फर्म नाम से 2 फर्म बनाई। इनमें पैसिफिक फार्मास्यूटिकल बीकानेर के प्रशांत पारिक नाम से बनाई। आज सबसे ज्यादा ड्रग सप्लाई इन्हीं 2 फर्मों से होती है। ड्रग के इस रैकेट को पूरे राजस्थान में चलाने के लिए सुशील ने अपने पुराने दोस्तों को साथ मिलाया। फिर उनकी बदौलत राजस्थान के 33 जिलों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में नशीली दवाइयों को बेचने का नेटवर्क खड़ा किया। ड्रग माफिया सुशील करनानी कॉलेज की पढ़ाई के समय जोधपुर रहा था। वहां उसकी दोस्ती कमलदीप मौर्य पुनाराम मौर्य से हुई थी। नागौर के गोटन निवासी कमलदीप मौर्य भी मेडिकल की दुकान पर काम करता था। इसके बाद दोनों ने पार्टनरशिप में ड्रग सप्लाई का पूरे नेटवर्क राजस्थान में बनाने का प्लान बनाया था। कमलदीप मौर्य ने अपने नेटवर्क में धीरज खंडेलवाल को भी साथ मिला लिया था। फिर धीरज खंडेलवाल की मेडिकल शॉप महादेव फार्मा पर काम करने वाले मनीष परिहार और बंटी चौधरी के नाम पर 2 फर्में बनाई। सुशील करनानी ने महज 6 सालों में राजस्थान और उत्तर प्रदेश में नशीली दवाइयां सप्लाई का नेटवर्क खड़ा किया था। उसके जाल में फंसे सैकड़ों युवा और मेडिकल स्टोर संचालक नशा बेचते हुए पकड़े गए। लाखों युवा नशे की जद में आए, लेकिन खुद सुशील बेशुमार दौलत का मालिक बनता गया। उसने करोड़ों रुपये कमाए और ऐशो आराम के लिए आसाम में कई जगह पर संपत्तियां खरीदी। मामले में उसका नाम आने के बाद 2020 से ही वह फरार चल रहा है। उसके असम, नागालैंड और राजस्थान में अलग अलग ठिकाने होने के कारण टीम उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। डूंगरपुर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने रविवार रात को अभियान चलाया। जिला स्पेशल पुलिस टीम ने कोतवाली, बिछीवाड़ा और सदर थाना क्षेत्र में 10 से ज्यादा होटलों और ढाबों पर छापेमारी की कार्रवाई की। इस दौरान ढाबों पर ग्राहकों को शराब पिलाई जा रही थी। पुलिस ने होटलों और ढाबों से अवैध शराब बरामद की है। वहीं 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी राशि डोगरा ने बताया कि होटल और ढाबों पर अवैध शराब की बिक्री को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। इस पर जिला स्पेशल पुलिस टीम यानी कि डीएसटी को विशेष कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे।
डीएसटी ने कोतवाली, बिछीवाड़ा और सदर थाना क्षेत्र में 15 होटलों और ढाबों पर छापेमारी की। बिछवाड़ा में होटल गुरु नानक और जय भवानी, होटल बलवाड़ा फाटक, सदर थाना क्षेत्र के सुरपुर में मामा का ढाबा पर दबिश दी गई। इस दौरान इन होटल ढाबों पर ग्राहक शराब पिलाते मिले। पुलिस की कार्रवाई होते ही हड़कंप मच गया। होटल और ढाबों की तलाशी में पुलिस ने 16,000 रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब को जब्त कर लिया है। वहीं अवैध रूप से शराब रखने और बेचने के आरोप में राहुल मोहन मीणा निवासी खेरवाड़ा उदयपुर और मुकेश सिंह बान सिंह राजपूत निवासी सुल्तानपुरा को डिटेन किया है। डीएसटी ने पकड़ी गई शराब और आरोपियों को संबंधित थाना पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं पुलिस अब एक्साइज एक्ट में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। जयपुर में इंस्टाग्राम फ्रेंड की एक युवती से रेप करने का मामला सामने आया है। बहाने बुलाकर आरोपी ने जबरन युवती से दुष्कर्म किया, अश्लील फोटो से ब्लैकमेल कर देह शोषण किया, किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। गांधीनगर थाने में पीड़िता ने आरोपी इंस्टाग्राम फ्रेंड के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि रेवाड़ी निवासी 20 साल की युवती ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में बताया गया कि मार्च 2021 में इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती मोहित से हुई थी। इंस्टाग्राम पर दोस्ती होने के बाद मोबाइल पर बातचीत होने लगी। आरोप है कि इंस्टाग्राम फ्रेंड मोहित ने उसे मिलने के लिए बहाने बुलाया। मिलने आने पर आरोपी ने जबरदस्ती उसके साथ रेप किया। इसी दौरान उसकी अश्लील फोटो मोबाइल में खींच ली। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। अश्लील फोटोज को वायरल करने की धमकी देकर देह शोषण करता रहा। ब्लैकमेलिंग से परेशान पीड़िता ने रविवार शाम गांधीनगर थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के रतलाम में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने पारिवारिक विवाद के बाद पत्नी और 2 बच्चों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। तीनों के शव घर के बरामदे में ही दफना दिए। पड़ोसियों ने शक होने पर पुलिस को शिकायत कर दी। इसके बाद इस हत्याकांड का खुलासा हो सका। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खुदाई करके 3 शव भी बरामद कर लिए हैं। मामला रतलाम जिले की विंध्यावासिनी कॉलोनी का है। पहली पत्नी से तलाक के बाद भरण पोषण केस चलने और लिव इन रिलेशनशिप में रहकर दूसरी पत्नी से होने वाले विवाद से परेशान रेलवे ट्रैकमैन सोनू तलवाड़ी, जो कि 33 साल का है, वो हत्यारा बन बैठा। उसने पहले कुल्हाड़ी से कथित पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर डाली। फिर मजदूरों को बुलवाकर आंगन में 3 से 4 फीट गहरा गड्ढा खुदवाया। दोस्त बंटी की मदद से तीनों के शव गड्ढे में गाड़कर सीमेंट का प्लास्टर करवा दिया। 1.5 महीने से 2 महीने पहले हुई इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा पड़ोसियों की सक्रियता से हुआ। लंबे समय से महिला और बच्चों को न देखकर कॉलोनी में रहने वालों ने पुलिस को सूचना देकर अनहोनी की आशंका जताई। जानकारी लगने पर एसपी अभिषेक तिवारी ने दीनदयाल नगर थाना प्रभारी को जांच करने को कहा। रविवार को पुलिस ने सोनू को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की तो उसने कथित पत्नी निशा बोरासी, बेटे अमन और बेटी खुशी की कुल्हाड़ी से हत्या कर घर में दफनाने की बात बताई। शाम को पुलिस टीम मां विंध्यावासिनी ड्रीम सिटी पहुंची और सोनू की निशानदेही पर आंगन में खुदाई कर तीनों की लाश खुदवाकर निकलवाई गई। 1.5 महीने गुजर जाने के बाद शव बुरी तरह क्षत विक्षत होकर कंकाल ही रह गए थे। पुलिस ने तीनों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया है। शव गाड़ने में मदद करने वाले सोनू के दोस्त बंटी को भी पकड़ लिया है। आरोपी सोनू ने अमन, खुशी और निशा की हत्या करने के बाद मजदूरों को पानी की टंकी बनाने का कहकर गड्ढा खुदवाया था। लगभग 3.5 फीट चौड़ा, 5 फीट लंबा और 3-4 फीट गहरा गड्ढा खोदकर मजदूर चले गए। उसके बाद सोनू ने दोस्त बंटी को बुलाया। दोनों ने तीनों के शव को गड्ढे में लिटाकर मिट्टी डालकर दफना दिया। ऊपर से सीमेंट का प्लास्टर कर दिया। बड़ी बात यह कि 3 हत्या करके शव बरामदे में गाड़ने के बाद भी सोनू उसी मकान में रह रहा था। सोनू हत्याकांड का जिम्मेवार पहली पत्नी को बता रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि वह पहली पत्नी नगमा की भी हत्या करने की कोशिश में था। पुलिस के अनुसार सोनू ने पहली शादी जावरा रोड निवासी नगमा नाम की महिला से की थी। 2012 में तलाक होने के बाद नगमा ने भरण पोषण भत्ते के लिए कोर्ट में केस लगा रखा है। नगमा से अलग होने के बाद 2014 से सोनू निशा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। इस दौरान एक बेटा और एक बेटी भी हुई। पुलिस की जांच में सामने आया है कि कुछ महीनों से निशा और सोनू के बीच झगड़ा हो रहा था। बताया जा रहा है कि हत्या वाले दिन भी दोनों के बीच में जमकर लड़ाई हुई थी। संभवतः इसके बाद ही सोनू ने कुल्हाड़ी से तीनों की हत्या कर दी।
सोनू के पिता भी रेल कर्मी थे। उनकी मृत्यु के बाद सोनू की ट्रैकमैन के पद पर नौकरी लगी थी। वर्तमान में सोनू प्रतापनगर रेलवे फाटक की गेट नंबर 60 में जमादार है। आरोपी सोनू और उसके दोस्त ने दृश्यम फिल्म की तरह शव को गायब कर देने की प्लानिंग की थी। शवों को दफनाने के बाद आरोपी नौकरी पर जाने लगा। वह अकेला ही घर पर रह रहा था। घर के आसपास मकान नहीं बने होने का फायदा भी आरोपी को मिला। पुलिस पूछताछ में शुरुआत में आरोपी पत्नी निशा से झगड़ा होने और बच्चों को लेकर कहीं चले जाने की बात कहता रहा। सख्ती करने पर वह टूट गया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी सोनू ने बताया कि वह पारिवारिक कलह से परेशान हो चुका था। 2009 में उसकी शादी नगमा से हुई थी। 2012 में दोनों बेटे से दोनों के बीच में अनबन होने के बाद कोर्ट में भरण पोषण का केस भी चल रहा था। सोनू ने 2014 में निशा बोरासी के कथित शादी कर ली। आरोपी ने पूछताछ के दौरान एसपी को बताया कि वह अपनी पहली पत्नी नगमा की भी हत्या करना चाहता था। इसके लिए वह 1-2 बार प्रयास भी कर चुका था। पहली पत्नी नगमा की हत्या करने के बाद वह पुलिस के सामने सरेंडर करने वाला था। पी&टी कॉलोनी में निशा बोरसा रहती थी और कुछ ही दूरी पर आरोपी रहता था। निशा सिलाई केंद्र पर सिलाई सिखाने जाती थी। आते जाते समय आरोपी सोनू से उसकी पहचान हो गई थी। इसकी जानकारी निशा के पिता छोटेलाल बोरासी को लग गई थी। उन्होंने उसकी शादी अपने गांव उत्तर प्रदेश क्षेत्र में पक्की कर दी थी। जब वे बेटी को लेकर ट्रेन से जा रहे थे तब वह ट्रेन से उतरकर भागकर रतलाम आ गई थी। इसके बाद उसने आरोपी सोनू से कोर्ट मैरिज कर ली थी। मृतका के पिता रिटायर्ड रेल कर्मी ने बताया कि उस दौरान थाने में शिकायत की थी। 4 बेटियों ने भी निशा दूसरे नंबर की थी। 2 बेटियों की शादी गांव में ही कर दी है और एक बेटी मेरे पास रहती है। उसके घर छोड़ने के साथ ही हमने उससे नाता तोड़ लिया था और उसके फोटोज और सभी चीजें जला दी थी। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि पूछताछ में आरोपी सोनू ने कथित पत्नी और बच्चों की हत्या करके दोस्त की मदद से घर के आंगन में गाड़ना बताया है। सब निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। मृतकों का डीएनए टेस्ट भी करवाया जाएगा। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ मिलेगी इलेक्ट्रिकल्स की दुकान। भैया, यहाँ नजदीक में कोई इलेक्ट्रिकल्स की दुकान है क्या? कब से ढूंढ रहा हूँ, परेशान हो गया हूँ। अरे परेशान क्यों होते हो? मोबाइल में www.lucas.com पर सिर्फ सर्च करना है। मुझे लुकास बता रहा है अगले चौराहे से आगे जाकर इलेक्ट्रिकल्स की दुकान है। थैंक यू बेटा। अब इधर उधर मत घूमो, सिर्फ सर्च करो www.lucas.com पर। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। ग्वालियर के फुलबाग सेंटर पॉइंट स्थित चावला चिकन के मालिक संदीप सक्सेना के खिलाफ पुलिस ने कार बाजार में गार्ड के साथ मारपीट करने का मामला दर्ज किया है। घटना के बाद से ही संदीप सक्सेना फरार है। पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। यह पूरी घटना पास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है, जो पुलिस ने बतौर साक्ष्य जमा कर ली है। हालांकि संचालक संदीप सक्सेना को इस बात का एहसास नहीं होगा कि उसकी करतूत सीसीटीवी में कैद हो रही है, इसलिए वह गार्ड को जाते समय धमकाते हुए कहा कि वह पुलिस में रिपोर्ट करने से भूल से भी नहीं जाए। चावला चिकन शॉप के मालिक द्वारा मारपीट का शिकार हुआ गार्ड ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वह कार बाजार का गार्ड है। रात 9 बजे ड्यूटी पर पहुंचा था। रात घर आने पर अलाव ताप रहा था। तभी रात करीब 12 बजे संदीप सक्सेना उसके पास आया। गाली गलौज करके लात घूसों से मारपीट करने लगा। वीडियो में साफ दिख रहा है कि चिकन शॉप संचालक ने एक लात ऐसी मारी कि फरियादी किशन लाल बाथम, जो कि 75 साल का है, वो अलाव के पास जा गिरा
और कुछ अंगारे उसके शरीर पर आ गिरे। गार्ड को संदीप ने लाठी से भी पीटा। मारपीट की वजह सामने नहीं आ पाई है, पर यह अवश्य पता चलता है कि संदीप काफी शुरूर में था। पड़ाव पुलिस को गार्ड ने बताया कि संदीप सक्सेना जाते जाते जान से मारने की धमकी भी दे गया। अब पुलिस संदीप सक्सेना की तलाश कर रही है। पड़ाव थाना प्रभारी प्रवीण आस्थाना का कहना है कि फुलबाग के पास गार्ड की नौकरी करने वाले गार्ड को चावला चिकन शॉप के मालिक द्वारा मारपीट करने का एक वीडियो सामने आया है। गार्ड की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी संचालक की तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे हिरासत में ले लिया जाएगा। हरियाणा के नारनौल में एक मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक कलयुगी मां ने अपनी 1 दिन की नवजात बच्ची को रेलवे स्टेशन के पास पटरियों के नजदीक झाड़ियों में फेंक दिया। वहां से आने जाने वाले लोगों ने बच्ची का शव देखा तो इसकी सूचना रेलवे पुलिस को दी, जिसके बाद रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में रखवा दिया। राजकीय रेलवे पुलिस को सूचना मिली थी कि नागरिक अस्पताल के सामने पीएनबी बैंक के पीछे जाने वाले अंडरपास के ऊपर रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में नवजात जन्मी बच्ची का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलने के बाद राजकीय रेलवे पुलिस के इंस्पेक्टर कैलाश चंद शर्मा मौके पर पहुंचे और उन्होंने शव को अपने कब्जे में लिया, जिसके बाद अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। रेलवे पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है कि बच्चे को मारकर यहां फेंक गया या वह मरी पैदा हुई। इस एंगल की भी जांच की जा रही है कि कहीं पैदा होने के बाद बच्ची की मौत तो नहीं हुई। इसके लिए बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। बच्ची की लाश मिलने के मामले में पुलिस अब आसपास के इलाकों की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। शव बरादमी वाली जगह को आते जाते रास्तों पर लगे सीसीटीवी भी देखे जा रहे हैं। इसके अलावा पुलिस आसपास के अस्पतालों और गर्भवती महिलाओं का भी रिकॉर्ड खंगाल रही है। हरियाणा के फरीदाबाद में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। शरारत करने पर एक पिता ने अपनी ही बेटी पर जुल्म किए, उसको करंट लगाया। इतना ही नहीं, आरोपी ने उसके शरीर पर सिगरेट भी दाग दी और जूते से पीटा गया। आरोपी बिहार में कस्टम इंस्पेक्टर है। सेक्टर नंबर 31 थाना पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस के मुताबिक बिहार के जिला सीतामढ़ी के गांव बेलाही निवासी नीरज कुमार बिहार कस्टम विभाग में इंस्पेक्टर है। वह फिलहाल परिवार सहित बिहार से फरीदाबाद के सेक्टर नंबर 30 स्थित अपनी बहन के घर आया हुआ था। रविवार को उसकी 9 साल की बेटी ने घर में शरारत कर दी। इसी बात से खफा पिता ने अनुशासन के नाम पर बेटी पर जुल्म ढाते हुए करंट लगा दिया। सिगरेट से जलाने और करंट लगाने के बाद मासूम बच्ची पिता से बचकर किसी तरह पुलिस थाना पहुंच गई और पुलिस के सामने अपने पिता की करतूत को उजागर किया। साथ ही पुलिस के सामने गुहार लगाई कि वह अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहती। पुलिस ने उसे सखी वन स्टॉप सेंटर में भेज दिया है। हालांकि कुछ समय बाद ही बच्ची को उसकी मां के पास सेक्टर नंबर 30 स्थित घर भेजा गया। आज लड़की के बयान दर्ज कराए जाएंगे। सूचना के बाद फरीदाबाद चाइल्ड लाइन की टीम भी पुलिस थाना पहुंची। पुलिस की मौजूदगी में बच्ची से पूछताछ की तो पता चला कि उसके पिता अक्सर गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, उसके पैर को सिगरेट से जला दिया। बच्ची के पैर और मुंह पर चोट के निशान मिले हैं। मासूम बच्ची ने बताया कि वह पिता के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि पिता उसकी मां को भी प्रताड़ित करते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU के सरसुंदरलाल अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में पकड़े गए 3 फर्जी डॉक्टरों को लंका पुलिस को सौंप दिया है। हैरानी की बात है कि इनमें इंटरपास डॉक्टर ही कर रहे थे, बाकी MBBS डॉक्टर उन्हें 600 रुपये महीने देकर ड्यूटी कराते थे। फर्जी डॉक्टर के मामले में BHU के छात्रों ने PM मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से शिकायत की है। छात्रों ने कहा है कि BHU अस्पताल में फर्जी डॉक्टरों का रैकेट काम कर रहा है। इसमें अस्पताल के कई सीनियर डॉक्टर भी शामिल है। शोध छात्र पतंजलि ने कहा कि एक कमेटी बनाकर निष्पक्ष जांच होगी। इस दौरान BHU अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और गायनेकोलॉजिस्ट विभाग की अध्यक्ष को कार्य से अलग रखा जाए। इनके बने रहने से जांच प्रभावित हो जाएगी। BHU अस्पताल में फर्जी डॉक्टरों में कुल 7 लोग पर मुकदमा दर्ज हुआ है। 2017 बैच के पास आउट MBBS डॉक्टरों की जगह 3 लोगों को ड्यूटी करते पकड़ा गया था। फर्जी इंटर्न की पहचान वाराणसी के विश्वेश्वरगंज की प्रीति चौहान, मिर्जापुर अदलहाट के मोहित सिंह और सोनभद्र के
अनपरा के अभिषेक सिंह के रूप में हुई है। ये 5 MBBS पास आउट डॉक्टर नितिन, डॉक्टर शुभम, डॉक्टर सौमिक और डॉक्टर कृति की जगह डॉक्टरी कर रहे थे। MBBS डॉक्टर इन्हें 600 रुपये देकर ड्यूटी कराते थे। प्रीति केवल 12वीं पास ही है और वह MBBS डॉक्टर की तरह से काम कर रही थी। डॉक्टरों और पकड़े गए फर्जी इंटर्नर को लंका थाने के सुप्रत शिकायत के साथ सौंप दिया गया है। BHU सुरक्षा निरीक्षक अरुण कुमार की तहरीर पर इन सभी लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन ने बताया कि डॉक्टर की जगह इंटर्नर काम कर रहे थे। यह बात BHU ने अपनी जांच में पाई और सौंपा है, जिन पर FRI दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच की जा रही है। ये सभी कब से वह फर्जी ड्यूटी कर रहे थे वो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। डॉक्टरों ने व्हाट्सएप से डॉक्टरों की ड्यूटी जब भी वार्ड, ट्रामा सेंटर और OPD में लगती थी तब फर्जी इंटर्नर को व्हाट्सएप संदेश के जरिए सूचना देते थे, बताते थे कि 6 घंटे की ड्यूटी करनी है। महिला डॉक्टर की फर्जी इंटर्नर प्रीति चौहान के साथ व्हाट्सएप चैट मिली है। BHU अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के गुप्ता ने बताया कि IMS BHU के 4 MBBS छात्रों के नाम पर उपस्थित दर्ज करने और पैसे ट्रांसफर के डिटेल भी मिले हैं। इसी को आधार मानकर मुकदमा दर्ज हुआ है। IMS BHU के डायरेक्टर प्रोफेसर SK सिंह को भी इन छात्रों पर कार्रवाई के लिए संस्तुति की गई है। वे ही तय करेंगे कि इन छात्रों पर किस तरह का और कब तक एकेडमिक एक्शन लिया जाए। वहीं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भी कार्रवाई कर सकता है, उन्हें भी पत्र लिखा गया है। उन्होंने आगे कहा कि 2017 बैच के MBBS के डॉक्टरों ने अपनी जगह इनको रखा था। यह क्रिमिनल ऑफेंस है। MBBS की पढ़ाई के बाद 1 साल की ट्रेनिंग की जाती है, जिसे इंटर्नशिप कहा जाता है। इसके लिए 25,000 स्टाइपेंड भी मिलता है। उन्होंने आगे बताया कि उनकी टीम ने ही फर्जी इंटर्नर अस्पताल से पकड़े हैं। पकड़े गए सभी लोग नॉन मेडिकल है। मामले को दबाने में लगे हुए लोगों ने ऐसा संभव नहीं है ऐसा बताया। ऐसा संभव ही नहीं है कि बिना किसी प्रशासनिक व्यक्ति या सीनियर डॉक्टरों के संरक्षण के लंबे समय को कोई अस्पताल में ड्यूटी कर सके। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार। कितनी देर से